This is very unusual for Ladakh. Ladakh में I remember last time when the violence happened was somewhere in I think 89, 90, 91 के बीच में, वो भी वहाँ communal clash हुआ था between the Buddhists and the Muslims. जो इस बार हमने लद्दाख में देखा, that is unprecedented. About 50 people were arrested. Now among the arrested were people from Nepal. Among the arrested were people from Doda. They were outsiders who were involved in this protest. Outsiders को किसने sponsor किया लद्दाख में सोनम वांगचुक की उस रैली में जाने को? सोनम वांगचुक has been caught on camera saying that we need to do an Arab Spring. हमको नेपाल Gen Z protest, बांग्लादेश जो है हमको यहाँ करना है. उसके पीछे reasons क्या है? सोनम वांगचुक है कौन? Majority of the people from Leh don't support him. They don't like him. Ladakhis know that he has vested interests. हेलो एंड वेलकम बैक टू द पैम्फलेट वॉर रूम। मैं हूं रानू सिंह और आज हमारे साथ हैं राजा मुनीब जी एंड हम लोग आज बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस में, न्यूज़ में, इंटरनेशनली भी आ चुका है। लद्दाख के बारे में, लद्दाख की जो अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसके बारे में। अभी कुछ दिन पहले 24 सितंबर को वहाँ पर एक वॉयलेंस प्रोटेस्ट हुआ जिसमें बीजेपी के जो हेडक्वार्टर्स वहाँ पे ऑफिस था, उनको उस ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा जला दिया गया, उसमें वॉयलेंस हुआ एंड उसमें जो पुलिस थी, वहाँ पर जो पुलिस थी उनके साथ भी मुठभेड़ हुई, वहाँ पर उनके साथ भी वॉयलेंस किया गया है जिसमें काफ़ी सारे लोग इंजर्ड हैं और 4 लोगों की शायद से डेथ भी हो गई है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि सिक्स शेड्यूल क्या है, स्टेटहुड क्या है एंड जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, इस मूवमेंट को, सोनम वांगचुक, वो कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो सर। Thank you, Renu. Thank you for having me again on the war room. Thank It's you, always sir. a pleasure. Thank you, sir. So basically हमने लद्दाख में वायलेंस देखी, ठीक है, हाँ जी। एंड उस वायलेंस में हमने ये देखा कि जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने एक तो बीजेपी ऑफिस को वेंडलाइज किया, उसके साथ साथ उन्होंने सीआरपीएफ की एक गाड़ी को जो है वो भी जला दिया, ठीक है, Okay. हेवी स्टोन पेल्टिंग की, एंड दे वर क्वाइट वेरी वेरी वायलेंट. नाउ दिस इज अगर आप इसको देखोगे कि दिस इज़ वेरी अनयूजुअल फॉर लद्दाख. Yes, it is. Because Ladakh में you will never hear violence happening no matter what. Okay. Ladakhis have never come out and created violence against the administration. हालांकि जब लद्दाख was really feeling politically disgruntled, जब उनकी मांग थी यूटी की और 30-40 साल तक उन्होंने वो मांग चलाई है कि हमको सेपरेट यूटी चाहिए, हमको कश्मीर से अलग चाहिए, तभी लद्दाखी जो थे वो सड़क पर आकर उन्होंने इस टाइप का कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, ठीक है. बट जो इस बार हमने लद्दाख में देखा, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड. व्हाई इज दैट अनप्रेसिडेंटेड? इज बिकॉज दैट टेल्स यू वन कि अबाउट 50 पीपल वर अरेस्टेड, Okay. ठीक है, आफ्टर द वायलेंस. नाउ अमंग द अरेस्टेड वर पीपल फ्रॉम नेपाल. अमंग द अरेस्टेड वर पीपल फ्रॉम डोडा. Okay. They are not from Ladakh. दे वर नॉट फ्रॉम लद्दाख, ठीक है. सो Okay. दे वर आउटसाइडर्स हु वर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोटेस्ट. अब ये आउटसाइडर्स को किसने स्पॉन्सर किया लद्दाख में सोनम वांगचुक की उस रैली में जाने को, जहाँ पर वो बैठ के बेसिकली ही वाज फास्टिंग फॉर 35 डेज, ठीक है. और वहाँ पर उसने इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस भी दी. उसने ये भी कहा है, सोनम वांगचुक हैज़ बीन कॉट ऑन कैमरा सेइंग दैट वी नीड टू डू एन अरब स्प्रिंग. हमको नेपाल जेन ज़ी हाँ. प्रोटेस्ट, बांग्लादेश जो है हमको यहाँ करना है. उसके पीछे रीजंस क्या है? अब जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, this demand has come up in last year and a half, और ये political demand है, ठीक है. Okay. इसका लेना देना एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से. इसके जो रूट्स हैं वो लेह में नहीं है, वो करगिल में है, Okay. ठीक है. क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनली देखोगे, करगिल में जो वैली डोमिनेटेड पॉलिटिकल पार्टीज थी, चाहे फिर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी या कुछ हद तक पीडीपी थी, इनका एक होल्ड था, ठीक है. आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 इन पॉलिटिकल पार्टीज का होल्ड जो है वो खत्म हो गया. जो इनके जैसे एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है सजाद करगली करके, तो ये जो पूरी मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की स्टेटहुड की और सिक्स शेड्यूल का सोनम वांगचुक ने बहुत किया, बट उसमें सजाद करगली का बहुत बड़ा हाथ है. Okay. तो इन्होंने एक जॉइंट, आप कह सकते हो कि एक जॉइंट फोरम बनाया जहाँ करगिल से दीज पीपल गॉट टुगेदर. लद्दाख में, लेह में दे फाउंड सोनम वांगचुक. उसको उन्होंने एक वो अपना वॉइस बनाया और इन्होंने कोशिश की कि इसको एक पॉलिटिकल इशू इस तरीके से बनाया जाए कि ये लद्दाख को कहीं ना कहीं डिवाइड करे. बट मुझे ये लगता है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट लद्दाख और इट इज़ नॉट ओनली अबाउट सिक्स शेड्यूल. क्योंकि जिस हिसाब से सोनम वांगचुक ने इस इशू को, आप देखो कि पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सोनम वांगचुक है कौन. हाँ. राइट. आज की डेट में सोनम वांगचुक स्टार्टेड हिज करियर एज, आप कह सकते हो कि सोशल एक्टिविस्ट.
ओके, एंड इसको काफ़ी ज़्यादा हम थ्री इडियट्स से जो मैंने आज तक देखा है कि उसको अलाइन करा जाता है हाँ, वो वहीं से वो he shot to fame Hmm. after Three Idiots, but he Okay. has been working in the social sector from 2003-2004. ओके. ठीक है, so he had an NGO, he has been running an NGO in Ladakh for a very long time. Sonam Wangchuk is also somebody who came out in 2019 after the abrogation of Article 370, and he was in favor of Article 370 abrogation and said Ladakhis have got justice. हाँ, उस टाइम की वीडियोस काफ़ी ज़्यादा Right. अभी भी आती हैं कि So ऐसा क्या हुआ सोनम वांगचुक को कि 2019 में उसको लगा कि लद्दाख को जस्टिस मिला और 2025 में वो बोलता है लद्दाख में के साथ इनजस्टिस हो रहा है. ओके. हाँ, राइट, ये so ये highlight सडन कर चेंज, सकते ये हैं. जो चेंज है ये कहाँ से आया, तो हम्म. उसमें उसके अपने इंटरेस्ट है. एंड उनको मैक्सेसे अवार्ड भी मिला था जिसके बाद से ये सब कंटिन्यूअसली स्टार्ट किया गया है. देखो जिसको भी मैगसेस अवार्ड मिलता है ना, ही हैज़ अ वेरी मर्की बैकग्राउंड. ओके. ठीक है, आप जितने भी देखोगे ट्रबल मेकर्स, अब आप इसको ले लो, मोहम्मद यूनुस को ले लो बांग्लादेश में, ठीक है, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अवार्डीज. ही सोनम इज एन अवार्डी. जितने भी ये एक्टिविस्ट, सो कॉल्ड एक्टिविस्ट अपने आप को बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल इज वन. सो ये जितने सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हैं, बेसिकली दे ऑल हैव पॉलिटिकल एम्बिशंस. ओके. ये सोशल वर्क के आड़ में पॉलिटिकल मूवमेंट्स चलाते हैं, और नथिंग इज डिफरेंट अबाउट सोनम वांगचुक ऑल्सो. He was purely running a political movement. But Sonam Wangchuk की problem ये है कि by and large he doesn't have a lot of support in Leh. ओके. वहाँ पर लोकल उनको सपोर्ट नहीं कर रहे. नहीं करते, बहुत कम लोग इसको सपोर्ट करते हैं. Majority of the people from Leh don't support him. They don't like him. Okay. Because Ladakhis know that he has vested interest. अब इसने वो यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी अपनी HAIL करके, ठीक है, इसने सरकार से 1200 कनाल लैंड मांगी थी. He wanted 17 crores जो उसका बनता था, the rent due to the government, he wanted that waived off. Oh. The villages where he had bought this land, जहाँ का ये है, वहाँ के विलेजर्स ने कंप्लेन की थी डीसी को कि ये जो है ये ठग रहा है लोगों को, ये झूठ बोल रहा है, इसको प्लीज की अलॉटमेंट कैंसिल करो, इसकी अलॉटमेंट की वजह से हमको प्रॉब्लम हो रही है. अच्छा, वो 1200 लेने के बाद इसकी डिमांड थी मुझे और 2000 चाहिए. ओके. ही वॉज नॉट रेडी टू पे. इसका जो ड्यू था वो 30 करोड़ तक पहुंच गया. उसके बाद इसने यूनिवर्सिटी तो खोली 2017 से, इसने स्टार्ट किया यूनिवर्सिटी चलाना. देखो किसी भी जब आप यूनिवर्सिटी चलाते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आपके लिए मैंडेटरी है कि अगर आपको सरकार ने लैंड दी है तो विद इन 2 years आपको रजिस्ट्रेशन करनी है. उस यूनिवर्सिटी की रिकग्निशन के लिए पेपर्स आपको पुट इन करने हैं, यू नीड टू गेट रिकग्नाइज्ड. इसने 4 साल तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं की, नो यूजीसी सर्टिफिकेशन, नो नथिंग. इसने अप्लाई ही नहीं किया. क्यों? That only he can tell you. But that tells you what the real idea behind the man is. He was thinking of usurping land, becoming big in Ladakh, and sidelining all powers and saying कि मैं जो हूँ, मैं पता नहीं बहुत बड़ा कोई इनोवेटर हूँ, मेरे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो टूट जानी चाहिए. ओके. और फिर सर इसकी जो लद्दाख की हम लोग जियोपॉलिटिकली भी अगर लोकेशन देखी जाए तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. एक तो बॉर्डर स्टेट है ही, बट वहाँ पे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन. देखो लद्दाख की जियोपॉलिटिकल लोकेशन इज़ वेरी वेरी यूनिक. ठीक है, एक साइड से आपका चाइना के साथ LAC आता है, ठीक है, उसके बाद आपका दुलती-ओल पे एक साइड पर आता है, पाकिस्तान के साथ भी आता है. तो अभी रिसेंटली ये पाकिस्तान से होकर आया था. ही हैड जस्ट गॉन टू पाकिस्तान ओके. फॉर अ क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस. हाँ, अभी न्यूज़ में वो आया भी था. उसके बाद आते ही इसने जाके महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट शुरू कर दिए थे. और महाराष्ट्र में क्यों था? वहाँ पे कोई डैम बन रहा था, उसके लिए जाके वो प्रोटेस्ट कर रहा था. ओके. आई थिंक आइदर महाराष्ट्र और गुजरात, आइदर ऑफ द टू. ठीक है, उसके बाद ये लद्दाख आ गया. ओके. सो ये जो आंदोलन जीवी जिनको हम बोलते हैं ना, तो ही इज अ पार्ट ऑफ दैट इकोसिस्टम. या उनमें से ये उन्हीं का एक पार्ट है जो कि ये आंदोलन जीवी अपने आप को बताते हैं. हाँ, बट एक्चुअली उनका एजेंडा इनका एजेंडा इज टू dismantle the governments, create ruckus in the country, political instability, ताकि they are furthering a particular agenda of the opposition or some other party or some other vested interest even sitting in foreign powers. अब आप ये देखो, ये जेनजी करता है, राहुल गांधी भी जेनजी करता है. हाँ, लैंग्वेज एग्जैक्टली. ठीक है, इसकी भी लैंग्वेज सेम है, कांग्रेस की भी लैंग्वेज सेम. एंड अगर एक और चीज़ नोटिस की जाए तो नेपाल में जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो 8 सितंबर को हुआ था.
एंड जो सोनम वांगचुक ने दोबारा से जो प्रोटेस्ट और हाईलाइट करना शुरू किया वो 10th सितंबर से किया था। फिर देन उसके बाद जो राहुल गांधी का ट्वीट था वो भी जेंजी के लिए था। एंड देन उसके बाद जो प्रोटेस्ट की हेडलाइंस अल जजीरा जैसे प्लेटफॉर्म्स ने कवर करना शुरू किया, उसमें भी हमारा जो लद्दाख वाला था उसमें भी जेंजी वर्ड को हाईलाइट किया। उसमें जेंजी वर्ड को हाईलाइट किया। झारखंड यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ भी जेंजी वाला वर्ड को इन्होंने प्रोटेस्ट किया। सो दिस इज अ पैटर्न दे आर ट्राइंग टू एक्चुअली रेक अप इन द कंट्री। अब सोनम वांगचुक लद्दाख में सक्सेसफुल हो गया, इसने वायलेंस करा। मुझे नहीं याद लास्ट टाइम को कितने लद्दाखी मरे थे पुलिस फायरिंग में। आई रियली डोंट रिमेंबर कि कोई लद्दाखी पुलिस फायरिंग में अभी तक मरा होगा। हो सकता है मरा हो, बट इन माई रिसेंट मेमोरी और इन रिसेंट हिस्ट्री आई डोंट थिंक सो। बट 4 पीपल इन लद्दाख हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। एक ऐसा रीजन which is known very well for tourism, which is known very well for humility. People are extremely humble and extremely non-violent. अगर आपको non-violence मतलब in a sense कि they are not somebody who are into violence or even आप लद्दाख जाओगे भी ना, वो आपस में भी लड़ते हैं ना तो हाथापाई नहीं करते। हाँ, अभी जैसे कि हमारी पैम्पलेट टीम भी कारगिल के जो इवेंट हुआ था उसमें गई थी, तो उसमें भी उन्होंने नोटिस किया था कि वो लोग फ्रीडम को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, मतलब उसको एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो उन लोगों से ये मतलब जो आपने कहा उससे मैं रिलेट कर पा रही हूँ। Extremely patriotic people, always stood by the Indian Army, have worked selflessly for the country. इस आदमी ने वहाँ जाके इस पूरे एटमॉस्फेयर को पॉलिटिशियंस से मिलकर, लोकल पॉलिटिशियंस से मिलकर विशिष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, this will have repercussions in Ladakh. But then, will this model be carried over to some other state in the country? You have to be very careful with that. Okay. क्योंकि अगर इन्हें आज लद्दाख में ये किया, जेंजी प्रोटेस्ट के नाम पर इन्हें ये इशू उठाया, हम कह सकते हैं कि वहाँ से शुरुआत की है। तो ये कल किसी और स्टेट में भी सेम मॉडस ऑपरेंडी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड द आइडिया इज टू क्रिएट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। Okay. And Ladakh being a very geopolitically, देखो लद्दाख में अगर कुछ भी होता है, the Chinese will always interfere, the Pakistanis will always interfere। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आप सोशल मीडिया पे जाओ, and this is not, you know, this is not something I'm just making up, this is all backed with facts। आप सोशल मीडिया पे जाओ, the day Sonam Wangchuk came back from Pakistan after, I think after a month or 2 months when he started that protest there। Okay. And when Sonam Wangchuk people started criticizing him online. Do you know people who came to his defense? These were Pakistani accounts with their own blue ticks, original accounts coming and defending Sonam Wangchuk, saying that India mein aisa ho raha hai. Okay. What bigger proof do you need than that? So basically, he had a Pakistani ecosystem defending him. जो मतलब लोग अगर उसके सपोर्ट में, जैसे मैंने भी एक बार, मुझे याद है कि मैंने वीडियो बनाई थी एंड मेरे इंस्टाग्राम पे भी कोई आया था जिसने मुझे अब्यूज़ किया था काफ़ी ज़्यादा। तो ये सब पाकिस्तानी अकाउंट्स। See, those are different, those are bots। I am talking about credible Pakistani accounts who have followers like 100,000, 50,000, 60,000 accounts। Okay. People who exist on the ground, who hold official position in Pakistani ISPR and Pakistani administration, people who are journalists there, they were the first ones to come and defend। Okay. Why were Pakistanis defending him so ferociously on this thing? Because they want this. Right? So obviously there is a connection. उसके बाद अब आज देखो आप, from Mehbooba Mufti to Arvind Kejriwal, everybody wants to play politics onto it. Yes, it is। ठीक है, अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया है, महबूबा मुफ्ती ने कल बयान दिया है इस पे, other politicians have also spoken about it। हाँ। So they have already made a controversy out of it। ठीक है। एंड मतलब ये भी देखा जाए कि जो प्रोटेस्ट उसके बाद हुआ है, उसके पहले ही जिस दिन मतलब जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, इट फील्स लाइक कि वो चाहते थे कि उन्हें पता था या फिर चाहते थे कि ऐसा हो, और जेंजी को प्रोवोक भी करना चाह रहे थे। They wanted that in some part of India there should be violence। This is a trigger of first violence, and Ladakh is very unusual because Ladakh is the most peaceful area in India। Okay। इसमें वायलेंट हिस्ट्री कहीं भी नहीं, जहाँ पर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते आप। तो इन्होंने वहाँ पे, इट्स लद्दाख आई थिंक इज अ लेबोरेटरी फॉर आउटसाइड फोर्सेस एंड inside forces to destabilize the atmosphere in the country। That's how I see it, and Sonam Wangchuk is a part of it। Now I'm glad he's arrested today। हाँ। It took us 4 days to arrest him, but I'm glad he's arrested। And अब उसके सपोर्ट में जो उसके मैक्सिस अवॉर्डीज और भी लोग हैं वो भी सब ट्वीट हाँ, तो वो तभी आ रहे हैं ना, वो सारे ट्वीट तभी आ रहे हैं, बट आई एम ग्लैड एट लीस्ट ही हैज बीन अरेस्टेड। देखो 2007 में कांग्रेस वाज द फर्स्ट वन जिसने इसकी एनजीओ को फ्लैग किया था, सेइंग कि इसकी जो फंडिंग है उसमें गड़बड़ है। ओके। 2007 में इसका एफसीआरए का पहला केस बना था। ठीक है,
2007 से 2025 तक ये बंदा अपनी एनजीओ चला रहा है डिस्पाइट एफसीआरए वायलेशंस। दिस इज द रीजन कि जो लोग बोलते हैं कि हम सोनम वांगचुक के इसलिए अगेंस्ट में हैं, क्योंकि उनके जो इंटरेस्ट हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, मतलब सच है ही नहीं जो उनका एजेंडा है। एंड फिर सर 6th शेड्यूल और स्टेटहुड के बारे में, मतलब लद्दाख के लिए वो उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, as long as you have a demand। देखो 6th शेड्यूल का ये है कि the point is they are already in talks with center। 26th को मीटिंग थी, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि they were demanding and center was not listening। they have a committee which was जो डायलॉग कर रही थी सेंटर के साथ, both on 6th schedule as well as on statehood, ठीक है। 26th को फिर से होम मिनिस्ट्री में मीटिंग होनी थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरी इंडियन सिटीजन हैज अ राइट टू आस्क फॉर हिज राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यस, राइट। आई फर्मली बिलीव दैट, बट यू कैन नॉट मेक दीज इश्यूज, create these issues and then create violence against the state as long as you are peaceful। देखो मोस्टली वायलेंस कहाँ होती है? जहाँ लोग बोलते हैं हमको कोई सुनता नहीं, ठीक है। हाँ, यहाँ क्या प्रॉब्लम थी इसको? ही वॉज, ऐसा तो नहीं है कि सेंटर से टॉक्स फेल हो गए थे, ऐसा तो नहीं है कि नेक्स्ट राउंड ऑफ डायलॉग नहीं होना था, कोई डेट नहीं थी, 5 दिन के बाद डायलॉग होना था, फिर भी ये सब किया गया। जानबूझ और के ये किया। भी नोटिस किया जाए कि जब तक वो पीसफुली मतलब सॉरी अपना जो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उस टाइम पर उनको अरेस्ट भी नहीं किया किसी गया को था, भी वो अरेस्ट नहीं किया, कंटिन्यू था और उसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया गया nobody था। should have an objection। if you are doing a peaceful protest nobody has an objection, why should somebody has an objection? तो ये वाली बात ना उन लोगों को बहुत समझना चाहिए जो लोग ये बोलते हैं, जैसे मेरी जनरेशन में ये लोग बोलते हैं कि डिक्टेटरशिप है, लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है, अरेस्ट कर लिया गया है। वो अरेस्ट का रीज़न ये है कि आज जो उन्होंने वायलेंस क्रिएट किया है या करवाया है वो इसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया है, ना कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इसकी वजह से नहीं। देखो जो भी ये बोलता है ना कि ये डिक्टेटरशिप है, हाँ, that person really needs to go and live into a dictator country like China, like Pakistan, like Venezuela, like those South Latin countries, like North Korea। ओके, Arrest is a part of democracy, it is not a part of dictatorship। पाकिस्तान में तुम आवाज उठा के दिखाओ ना, वहाँ गोली मार देते हैं शाम को घर में आके, ठीक है। बात करके दिखाओ, वहाँ पे जरा प्रोटेस्ट करके दिखाओ, सड़क पे देखो इमरान खान कहाँ है, पीटीआई के वर्कर्स कहाँ हैं, कितने मारे गए, किनका नाम ही नहीं है, कितने मिसिंग है, लिस्ट ऑफ मिसिंग देखो कितनी है डिक्टेटरशिप कंट्री में, जहाँ पता ही नहीं चलता कहाँ जाते, उनकी फैमिलीज को नहीं पता चलता, सालों साल नहीं पता चलता। डिक्टेटरशिप में आपको लगता है कि आपको प्रोटेस्ट करने देते हैं, द मोमेंट दे थिंक यू आर आउट टू प्रोटेस्ट वो आपको रात को उठा के ले जाते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यू थिंक यू कैन सिट इन अ डेमोक्रेसी एंड क्रिटिसाइज एंड से, it's only possible in a democracy that you can sit, you can criticize all day and you can say that this is all dictatorship। in real dictatorship you will not have the tongue। आपने आज तक कभी रशिया से सुना है पुतिन के बारे में किसी को कुछ बोलते हुए कि यहाँ डिक्टेटरशिप है? किसी रशियन को सुना है, किसी चाइनीज को सुना है, किसी नॉर्थ कोरियन को सुना है, किसी पाकिस्तानी को सुना है? पाकिस्तान की रोज वीडियोस आती हैं कि कभी मेरी बेटी को ले गए, मेरे बाप को ले गए, नंगा करके मार के उनकी वीडियोस बनाते हैं वहाँ पर। That is how dictatorship silence voices। So just because you are being arrested because you are breaking the law doesn't mean you are a dictator। if you instigate violence the state will arrest you because it's the paradigm, not only paradigm, it's the right of the state to do that। you cannot be violent। डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कर लो और उसके बाद आप बोलो कि हम तो डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम आग भी लगाएंगे तो हमको अलाउड है। अगर आप हमको जेल में डालोगे तो ये दिस इज किसी को मार भी रहे हो तो yeah, that is not dictatorship। so your whole idea about that is flawed and you are lucky that you are in a democratic country। you're crying dictatorship, the day you will feel real dictatorship you will come to know what dictatorship is। so that generation really needs to understand the difference between dictatorship and democracy। और इसमें मैंने मीडिया की जो हेडलाइंस है, इवन राजदीप सरदेसाई जो इस चीज़ में पार्ट कर रहे हैं, वो मतलब खुले वैसे सपोर्ट कर रहे हैं सोनम वांगचुक का, इवन ही नोज़ कि उनका जो बैकग्राउंड है और क्या है, फिर भी वो उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी कहना गलत है कि मीडिया उनके अगेंस्ट, मतलब गवर्नमेंट का ही सपोर्ट कर रही है, क्योंकि जो बोला जाता है ना कि मीडिया के लिए कि गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो ये जो लोग हैं वो आज की डेट में बोल पा रहे हैं, जो सपोर्ट में बोल रहे हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। गोदी मीडिया जो है ना, दिस इज कॉल्ड गैसलाइटिंग। This is basically gaslighting people who don't accept your view or your political point of view।
ठीक है, जो आपका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट करता है वो क्या है? ही इज ऑल्सो पेड मीडिया ना। अगर दूसरा साइड ये बोले आप हमको गोदी मीडिया बोलते हो मगर आप लोग क्या हो, लाइक पाकिस्तानी से लिफाफे, तुम भी लिफाफे वाले जर्नलिस्ट हो, तुम भी लिफाफा पकड़ते हो और फिर वही बोलते हो जो तुमको बोला जाता है दूसरे साइड से। ऐसे नहीं चलता है। इट इज़ नॉट यू अगेंस्ट अस। पीपल हैव देयर ओन ओपिनियंस। द वर्क ऑफ अ जर्नलिस्ट इज नॉट टू कैरी हिज पर्सनल ओपिनियन इनटू अ स्टूडियो. The moment journalist carries a personal opinion into a studio or a borrowed opinion into a studio, he ceases to be a journalist, he becomes a propagandist and a narrative builder. The problem with media is that is on both sides. मुझे आप एक चीज बताओ, टाइम्स नाउ गोदी मीडिया है ना? हाँ, उनके लिए उसको गोदी कंसिडर मीडिया करा बोलते हैं जाता ना। है। हाँ। व्हाट वाज सोनम वांगचुक डूइंग ऑन टाइम्स नाउ? फिर टाइम्स नाउ पे क्यों लाया था कल उसको? उसका इंटरव्यू क्यों लिया अगर वो गोदी मीडिया है? उसको बैन क्यों नहीं किया वहां से? ठीक है, तो ये जो ये डिबेट है ना, ये नॉनसेंस डिबेट है. आई डोंट बिलीव इन दिस डिबेट. इट्स वॉर ऑफ नैरेटिव्स फ्रॉम वन साइड एंड अनदर साइड, राइट? एंड जर्नलिस्ट unfortunately become casualties of this. Yeah. But then it's for the media also to think, if they want to play sides, well, they can play sides. They have a right to play sides. Even they do play And sides. you have a right to accept it or you have a right to reject it. That is what democracy is all about. That is what discussion is all about, right? That is what debates are all about. You can accept it, you can reject it. But naming each other, gaslighting this thing कि ये है, इनको ये कर दो, और जब आपके फेवर की बात होती है तो तब गोदी मीडिया नहीं होता है. ओके. एंड सर मतलब एक मैं इसके लिए पूछना चाहूँगी क्वेश्चन कि ये 6th शेड्यूल बेसिकली है क्या? Basically, they wanted tribal status for all of Ladakh, where their jobs are guaranteed, where no outsider can apply for any job except people from Ladakh, where their land is 100% secure, that nobody from outside can come and buy this land. Okay. ठीक है, their forests are secure. Ladakh has very less forest cover anyway, right? But it's all about securing Ladakh from a perspective that it stays as one indigenous community and it doesn't get, mingled with people who are coming from outside. Now मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. लद्दाख में एक बहुत ज़बरदस्त अनरिटन कोड है. एंड दिस अगर खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून वली है तो लद्दाख में उसको लद्दाख वली बोलूँगा. ओके. Ladakhi will never sell his land to any outsider. Okay. And वो That's an unwritten code in Ladakh. And वो statehood हो या 6th schedule हो, उसके बाद मतलब ना भी हो तो भी. I know so many people who have gone there with hordes of money to buy land, to buy properties, to build hotels. They have not allowed anyone inside. Okay. They have always protected their own identity, and I'm proud of it. I like it because they have protected their identity, they have protected their culture, they have protected everything, right? Now they want constitutional guarantee over it. But I don't think that Ladakh में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर people have just come in and invested so much of money कि Ladakhis have started losing jobs, or Ladakhis have started losing land, or Ladakhis have started losing business. Nothing of that sort. So it's at a very infancy stage. वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि there is no reason, there is absolutely no reason for this violence to happen, because this violence only happened because it was instigated, one from outside, to the man who was sitting there has been poisoning the minds of young people from last 4 years, and unfortunately we allowed him to do that, which should not have been allowed. एंड इसके कुछ रिलेशंस इससे भी हैं कि जैसे कि वो लोग चाहते हैं कि लद्दाख में कोई भी जो कंपनीज और जो अभी सेमीकंडक्टर्स के लिए भी बोला जा रहा था कि वहाँ पर हम एक प्लांट को कर सकते हैं, एंड मिनरल्स जो हैं हमारे वो भी वहाँ पर मिलते हैं. तो इससे भी है कि अगर वो स्टेटहुड वाला रूल आएगा तो ये भी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. देखो, जहाँ तक लेट्स सेपरेट दीज टू इश्यूज. जहाँ तक बात होती है मिनरल्स की, ठीक है, रेयर अर्थ मिनरल्स. हाँ, रेयर अर्थ मिनरल्स. लद्दाख में ऑलरेडी माइंस है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है. Rare earth minerals, a local cannot go, a local company or a local doesn't have the capacity to mine it out. ठीक है, you need multinational companies, you need equipment which is worth millions of dollars to extract that rare earth material. अभी तक लद्दाख में ऐसा कहीं पे भी नहीं है. अभी हमारे पास लिथियम की सबसे बड़ी जो one of the biggest finds we had was lithium was in Doda, Kishtwar, right? Jammu Kashmir. अभी तक उसकी ऑक्शनिंग नहीं हुई है, अभी तक वहाँ से कोई एक्सट्रैक्शन शुरू नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है. सो दीज थिंग्स टेक टाइम. ऐसा नहीं है. देखो, रेयर अर्थ के लिए व्हाट आर दे प्रोटेक्टिंग अबाउट? अगर वो 6 शेड्यूल लेते भी हैं, उसका ये मतलब तो नहीं है कि रेयर अर्थ इज अंडर द गवर्नमेंट्स प्रेरोगेटिव.
वो उनकी पर्सनल माइन तो नहीं है ना. इट्स नॉट दैट लाइक अरब्स हैव देयर ओन पर्सनल ऑयल वेल्स तो वो रातों रात रिच हो गए. मोस्ट ऑफ द लैंड, मतलब लद्दाख इज अ वेरी वास्ट अनहिबिटेड desert kind of an area. Most of the land belongs to the government. So even tomorrow, if extraction is to happen, it will happen only through government. It's not that somebody owns the whole of Ladakh की उसकी जो वो उसकी पर्सनल जायदाद जो है वो जो जा रही है rare earth minerals में. So ऐसा कुछ भी नहीं. This is what I'm saying. These are all narratives created, fake narratives created to spread unrest on the ground. It's very important to understand the reality of how things work and to just believe into something which somebody just comes and tells you. Unfortunately, आज की डेट में people don't research the realities. People don't want to find out the facts. They only look at something and they want to believe that. And that is where the problem is. Yeah, this is the main problem because मेरी जनरेशन में भी जो, जैसे मैं तो अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलती हूँ, तो उन लोगों का भी पॉइंट यही होता है कि जो वो हेडलाइंस पढ़ लेते हैं या फिर कुछ भी इंस्टाग्राम पे भी जो पोस्ट बना के न्यूज़ को वायरल करा जाता है, तो वो उसको ही देखकर फिर वो एक बायस्ड न्यूज़ में आ जाते हैं एंड फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन. It's all across ages. ठीक है. अब ये है कि younger age is more influenced with social media. They want to consume information in 2 minutes. Their attention span is less. Generation a bit higher attention span is 5 minutes. But आज की डेट में because of social media, your whole attention span has actually gone down. ठीक है. People up, you see old people sitting also looking at content. If they don't like it, they just swipe it. ठीक है. So that learning curve is changing. That researching curve is changing, and social media has a huge role to play. But then the point is, don't get consumed by 2 minutes of what you see. If you really want to know something, then dig deep into it. It's your responsibility to dig deep and maybe find 20 other 2-minute things which actually will give you, spend time on this things, whatever you are interested in. Just don't blindly believe just because in 2 minutes somebody has explained anything to you and it resonates with you, that doesn't mean it's true. The problem is when content resonates with us, we think that, yeah, this is what I like. But that's not necessarily the point. It might resonate with you, it might resonate with your feelings, but it's not necessary that it's factual. There is a huge difference. So one more question and this will be the last, and वो ये है कि सर 6th शेड्यूल आना चाहिए या जो स्टेटहुड है वो होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, और ये जो ऑल ऑफ सिचुएशन चल रही है ये इसके बारे में एक डिटेल में कुछ भी. See, as far as 6th schedule is concerned, what I'm hearing is that the government is thinking of nullifying it from everywhere. ठीक है. 6th schedule लद्दाख में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, that depends on a lot of factors. Now the point is कि स्टेटहुड का क्या है. देखो, सबसे सीरियस डिमांड जो स्टेटहुड की है, जहाँ लोग बड़ी इमोटिव हैं स्टेटहुड को लेकर, वो जम्मू एंड कश्मीर एज कम्पेयर टू लद्दाख. ठीक है. We have not seen any protest or any violence either in Jammu or in Kashmir for this demand. As I'm telling you, in Ladakh, even if you go beyond certain areas, आप करगिल से बाहर निकल जाओ, आप ज़ंस्कार की तरफ चले जाओ, आप लेह की तरफ चले जाओ, आप आम आदमी से अगर आप पूछोगे ना, they have their own hill development councils. They might have grievances. Everybody has grievance towards administration. कोई भी 100% खुश नहीं होता है. But अगर हम ये सोचें कि ये स्टेटहुड की जो डिमांड है, ये बड़ी एक ऑर्गेनिक डिमांड है और उसके पीछे जो है 2 लाख लद्दाख, पॉपुलेशन इस 3 लाख, 2 लाख लद्दाखी जो है वो चाहते हैं. ठीक है. ऐसा भी नहीं. Majority of Ladakhis don't have an opinion on statehood. But yeah, some political people, because they have lost political power, वो MLA बनते थे, MLC बनते थे, उनका वो चला गया तो उनको obviously problem है, right? They have their vested interest कि there should be an assembly जहाँ हम खड़े होकर फिर से MLA MLC बने जाके. तो इसमें political bickering जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसमें political hand बहुत ज़्यादा है. Will Ladakhis get a statehood? If Jammu and Kashmir gets a statehood, Ladakh can also get a statehood. If this movement had been genuine, I am pretty sure agar people sitting in Hill Council, because it is already autonomous, they might have also demanded it, right? It might have become an issue during the MP elections in Ladakh. अगर देखो कोई भी इशू अगर रेजोनेट ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा कर रहा तो वो इलेक्शन इशू होता है, उस पर इलेक्शन प्रोमिसेस आने शुरू हो जाते हैं. ठीक है. हमने आज तक किसी भी इलेक्शन में किसी भी एमपी को ये बोलते हुए नहीं देखा कि मैं इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूँ, मैं तुमको स्टेटहुड ला कर दूंगा. ओके. ये सारा मैन्युफैक्चर्ड है. जिस दिन ये पॉलिटिकल इशू लद्दाख की मेन स्ट्रीम इलेक्शंस में बनेगा ना, उस दिन शायद वहां स्टेटहुड आएगा. ओके. मे बी कॉमन लद्दाखी डजंट इवन वांट अ स्टेटहुड. हाँ, मतलब जो आपने बताया उसके हिसाब से तो नहीं चाहिए ऑब्वियसली. इफ द लद्दाखीज रियली वांट द स्टेटहुड, आई थिंक देन इट विल बिकम एन इलेक्शन इशू इन लद्दाख.
Okay. in next elections. ठीक है? Then we will see people approaching, making it a political issue. You will see people coming and fighting elections on these issues. And as long as sixth schedule is concerned, look, if that is what they really want, I think it's their right. They should get it. But then they will have to, ask for their right, the right democratic way as well. They should be approaching their MPs. They should be pushing, pressure on their hill development councils. There should be a political consensus, and that political consensus through all political mainstream voices should reach the center. They already are having a dialogue. I don't see why this dialogue could not achieve what this violence could achieve. On the contrary, इस violence ने इस dialogue को भी discredit कर दिया. अगर लद्दाख की एक genuine मांग थी six schedule की, तो उन्होंने वो भी ख़त्म कर दी. तो अगर इनको six schedule चाहिए, I think there is a lot of room for them to democratically ask for it, and I think the center should give it. Why not? ओके, सो बेसिकली इनको जो वायलेंस किया है वो नहीं करना चाहिए था. Absolutely. एंड जो उसको नरेटिव दिया जा रहा है कि जेन जी प्रोटेस्ट है, जेन जी ये चाहता है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था. थैंक यू सो मच. एंड आपको वीडियो कैसा लगा और हमारा डिस्कशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. इसी के साथ मिलते हैं अगले डिस्कशन में. तब तक के लिए जय हिंद. जय हिंद.